दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी इतिहास की। पिछली क्लास में जो हमने औरंगजेब से संबंधित जितने भी प्रश्न हुए थे उनको आपके सामने डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और यह इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मुगल कालीन प्रशासन से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार यह सभी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, और चलने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए अहर, बी बिस्यास, सी सूबा, डी सरकार। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सरकार। अगला प्रश्न या इसके सलूशन को देखते हैं एक बार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों या जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? ए इक्ता, बी सरकार, सी तरफ, डी सूबा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी सरकार। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ए सहना, ए पील, बी मीर बख्शी, सी वजीर, डी सवाहेनिगार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बी मीर बख्शी। अगला प्रश्न या इसके सलूशन को देखते हैं एक बार। यहाँ पर दिया है, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन और कारण से संबंधित है, तो इसमें हम निकालते हैं इसका प्रश्न। देखते हैं इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा। दिया है कथन, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था। तो यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो हमारा कारण भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें और ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सलूशन को देखते हैं एक बार। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ए. बर्नियर को, बी. करेरी को, सी. मनुची को, डी. ट्रेवर्नियर को। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा सी. मनुची को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। नंबर 1, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। नंबर 2, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने संलग्न नहीं किया। नंबर 3, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। नंबर 4, जिन्होंने अपने ही मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इसका सही उत्तर कूट के माध्यम से हम बताएंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। यहाँ पर पहला देखें तो पहला हमारा, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, सही है। नंबर 2, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने मुगल को संलग्न नहीं किया, बिल्कुल सही है। और नंबर 3, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, यह भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो यहाँ पर हमारा चौथा गलत हो जाएगा। तो नंबर 4 गलत है और 4 हमारा यहाँ पर है, ये भी गलत है, क्योंकि 3 हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ए. सेनाधिकारी, बी. विदेश विभाग का मुख्य, सी. लोक आचरण अधिकारी, डी. पत्र व्यवहार विभाग अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जो था उसका क्या पद था या उसे क्या कहा जाता था? तो हो जाएगा हमारे पास इसका सही उत्तर सी. लोक आचरण अधिकारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि ए. सेना में भर्ती की जा सके, बी. राजस्व संग्रह में सुविधा हो, सी. धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, डी. साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास डी. साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल कालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर साफ सुथरा और प्रशासन लागू हो सके इसलिए चालू की गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? ए. इसमें 33 वर्ग थे, बी. उन्हें मशरूत अथवा सरसद पद प्राप्त होते थे, सी. उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, डी. समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। अगला प्रश्न, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, कूट के माध्यम से हमको बताना है। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर दीवान कार्यालय इनको वेतन दिया जाता, तो वह जो 4 कथन है वह यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में कुछ तो गड़बड़ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास। तो यहाँ पर
दिया है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुआई कर। इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है ए परगना के समानार्थी, बी सरकार के समानार्थी था, सी सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, डी ऊपर लिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा सी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला प्रश्न मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए नंबर 1 पर दिया है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। तो नंबर 1 तो हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखते हैं मनसबदारी का पद पैतृक था, तो यह गलत हो जाएगा नंबर 2। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए केवल 1। अगला प्रश्न क्योंकि 2 गलत है तो 2 काटेंगे तो हमारे सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो इस प्रकार हमारा ए सही उत्तर बच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कथन ए मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो यहाँ पर कथन हमारा पहला ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखते हैं मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो इनका कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आइए मिलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया है दीवान ए तन। तो दीवान ए तन को अगर मिलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्रमुख घटनाओं व फरमानों की सूचीबद्ध करना। बी को अगर देखें मुस्तारफी, तो मुस्तारफी के बारे में बात की जाए तो हो जाएगा हमारा 4 राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। सी मुशर्रिफ का क्या काम था? कार्यालय को संभालने के लिए। और वकिया नवीस का कार्य था जागीर व वेतन को देखना। तो इस प्रकार इसका सही मिलान देखें तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन निकल कर आएगा ए का 2 ए का 2 से गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर गलत हो रहा है, एक बार फिर से मिलाते हैं। दीवान ए तन, तो दीवान ए तन की बात की जाए तो हो जाएगा जागीर व वेतन को देखना। और बी मुस्तारफी से हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। यानी कि ए का 3 और बी का 4, तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार निकलेगा बी। और सी का मुशर्रिफ 1 हो जाएगा, वाकया नवीस हो जाएगा, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। इस प्रकार अब हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर
सही मिलान को देखते हैं एक बार। दिया है दीवान एतन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक़या नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। ए भोज, बी सिद्धराज जयसिंह, सी जैन उल आबिदून या जैन उल आबिदीन, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर 23 नंबर में हमारा सही उत्तर आ जाएगा डी अकबर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। ए रुपया, बी दाम, सी टंका, डी शमसी। तो इसके सही उत्तर को आप बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, हो जाएगा मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था बी दाम। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 25 दिया है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर बताएं। यूपी ROARO प्री 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास बी बाबर। बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण का तरीका, सी धन कर, डी संपत्ति कर। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें PPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 26 नंबर का हो जाएगा हमारे पास बी मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ए कनकूत, बी हल की संख्या, सी जब्त संख्या या जब्त, डी गल्ला बक्सी। तो इसके सही उत्तर को बताएं कमेंट करके आप हमें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सत्ताईस नंबर में देखें तो हो जाएगा हमारा बी हल की संख्या। तो यहाँ पर मुगल काल में मुगल प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए हैं तो सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके प्रश्न कैसे लगे हैं। और आप इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और यदि कोई भी त्रुटि क्वेश्चन में या कहीं पर होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम ज़रूर आपका कमेंट देखेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।